अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेक्शन नंबर 13 पढ़ेंगे और उसका टाइटल है वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स। ठीक है, और ये हमारा लेक्चर नंबर 11 जो है ना वो होगा। ठीक है, अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर जो है ना वो बुक की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, ये है वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स, इसका सेक्शन 13 है। ठीक है, वो कहते हैं कि for a purpose of computing the income of the employee for a tax year chargeable to tax under the head salary, the value of the perquisite provided by the employer to the employee in that year that is included in the employee's salary under section 12 shall be determined in accordance with this section। अब जिस तरह मैंने कहा था कि जो परक्विजिट होते हैं वो क्या होते हैं, वो सैलरी का हिस्सा होते हैं। मैंने यहाँ पर बताया था, देखो ये मन हेड ऑफ इनकम जो सैलरी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि क्या है, परक्विजिट क्या है, वो सैलरी का हिस्सा है। अब यहाँ पर जो है ना ये जो वैल्यू ऑफ परक्विजिट है, इसका मतलब ये है कि हमने परक्विजिट की वैल्यू जो है ना वो कैसे डिटरमिन करनी है, अब वो कैसे डिटरमिन करनी है। ठीक है, तो वो ये सारे जो इसने सब सेक्शन बताए हैं, ठीक है, ये 3, 5, 6, ठीक है, उसमें क्या वो बताते हैं कि हमने जो वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स है इसको कैसे हमने क्या किया, उसको डिटरमिन करना है। ठीक हो गया, अब हमने ये पढ़ना है। अच्छा डियर फ्रेंड, अब इसमें से जो पहला आ जाता है ये कौन है, ये सेक्शन 13 है, इसका सब सेक्शन 3 है। ठीक है, इसकी तरफ हम आ जाते हैं। वो कहते हैं वो मोटर व्हीकल की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो इसकी वैल्यू जो है ना वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब इसने क्या कि यहाँ पर पहले क्या किया है, यहाँ पर मोटर व्हीकल की एक फार्मूला दी है। ठीक है, फार्मूला क्या है, ए मल्टीप्लाई बाई बी माइनस सी। लेकिन यहाँ पर इसने दो बात इसने कही है कि अगर आप कंपनी आपको मोटर व्हीकल देती है, यानी मोटर व्हीकल क्या है, एक नॉन मॉनेटरी बेनिफिट है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय होली और पार्टली फॉर द प्राइवेट यूज़ ऑफ द एम्प्लॉय। अब इसको एम्प्लॉय क्या करता है, एम्प्लॉय या उस व्हीकल को क्या करता है, सिर्फ प्राइवेट पर्पज़ के लिए यूज़ करता है। ये दो सिनारीज है, ठीक है, दो सिचुएशन है। या उस व्हीकल को कुछ जो है ना प्राइवेट इस ज़ाती इस्तेमाल के लिए उसको इस्तेमाल करता है, और कुछ क्या करता है, उसको ऑफिस पर्पज़ के लिए जो है ना वो क्या करते हैं, उसको यूज़ करता है। ये दोनों केसेस है। तो उन दोनों केसेस में क्या होगा, जो आपको जो परक्विजिट कंपनी जो है ना वो मोटर व्हीकल की फार्म में आपको देती हैं, तो उसकी सूरत में परक्विजिट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, उसके लिए इसने ये फार्मूला दिया, ए मल्टीप्लाई बाई बी माइनस सी। ठीक है, ये यहाँ पर डिटेल में है। ठीक है, ये यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर क्यों है, देखो ए मल्टीप्लाई बाई बी माइनस सी है। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन में आगे नीचे बताया गया। ठीक है, तो यहाँ पर साथ क्या लिखा हुआ है, वो कहता है इज द कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर ऑफ एक्वायरिंग द मोटर व्हीकल। ठीक है, मैंने मोटरसाइकिल लिखा है, मोटर व्हीकल। ठीक है, ये क्या है, मोटर व्हीकल है। तो एक क्या होगा, ये कॉस्ट ऑफ द मोटर व्हीकल होगा जो कि एम्प्लॉय आपके लिए ख़रीदेगा। ठीक है, अच्छा वो कहते हैं इसकी वैल्यू आपने कैसे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, वो कहते हैं व्हीकल्स, पहला केस हम लेते हैं, व्हीकल्स सोली यूज़ बाय प्राइवेट पर, अगर आप प्राइवेट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं तो इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या है, 15% है। ठीक है, 15% उसका जो होगा ना, कॉस्ट का जो कॉस्ट होगा इसका 15% क्या होगा, उसको आप अपने जो है ना वो सैलरी का हिस्सा बनेगा, और क्या होगा, वो चार्जेबल टू टैक्स होगा, उनके ऊपर जो है ना वो टैक्स लगेगा। मिसाल के तौर पर अच्छा, मिसाल के तौर पर आपने कंपनी जो है ना, आपने कंपनी एम्प्लॉयर ने क्या किया, आपके लिए एक 10 लाख रुपए की जो है इसने एक कार ख़रीदी है। ठीक है, 10, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख। ठीक है, अब आप इसके ऊपर जो है ना, अगर आप वो कार सिर्फ प्राइवेट पर्पज़ के लिए, ज़ाती इस्तेमाल के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आप जो है ना इसके ऊपर भी 15% लगा रहे हैं, तो कितना बनता है, 1 लाख जो है ना वो 50,000 रुपया बनते हैं। ठीक है, तो अब जो वैल्यू ऑफ परक्विजिट है ये क्या है, 1,50,000 रुपया है। ठीक है, और ये वैल्यू क्या होगी, आपकी सैलरी का पार्ट बनेगी, और वो क्या होगा, वो चार्जेबल टू टैक्स होगा, यानी उनके ऊपर जो है ना वो टैक्स लगेगा। ठीक है, ये कौन सा केस हुआ, ये पहला केस हुआ। ठीक है, अब दूसरा केस होगा, अगर पार्टली यूज बाय प्राइवेट है, कुछ कुछ जो है ना ज़ाती इस्तेमाल के लिए यूज़ करे, कुछ जो है ना वो ऑफिस पर्पज़ के लिए यूज़ करे, इसने परसेंटेज कितनी दी है, 7.5% दी है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जितना इसकी मोटर व्हीकल की कास्ट होगी, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि एम्प्लॉयर ने कितने का लिए, कंपनी ने कितने का लिए, एम्प्लॉयर है या कंपनी है, ठीक है, उसने जो है ना वो 10 लाख का लिया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसका जो है ना 7.5% लेंगे, और जो भी अमाउंट आएगी वो क्या होगा, आप वो अमाउंट क्या होगी, वो आपकी सैलरी का हिस्सा बन जाएगी, और वो क्या होगा, चार्जेबल टू टैक्स होगा। ठीक है, तो आपने इस तरह जो है वैल्यू ऑफ परक्विजिट की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, क्योंकि इसका सेक्शन नंबर 13 का
टाइटल क्या है, ये अब लिख लेते हैं कि आपने वैल्यू ऑफ परक्यूटेड को कैसे जो है ना वो फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा, फिर फार्मूले में क्या आ जाता है, माइनस सी आ जाता है। अच्छा, इन केस वो कहते हैं कि पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉय फॉर यूज ऑफ मोटर व्हीकल अगर रनिंग कास्ट, अगर इन केस आप कोई करते हैं, आप कोई मेंटेनेंस वगैरह का उसको मेंटेनेंस रखते हैं उस मोटर कार की, ठीक है ना, बीइंग एन एम्प्लॉय, ठीक है, अब जो एम्प्लॉयर ने आपको दी है कार, उसकी अगर आप मेंटेनेंस पे कोई खर्चा करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो इस अमाउंट से माइनस की जाएगी, ठीक है। इन केस अगर आप कोई मेंटेनेंस खर्चा करते हैं, जैसे मैंने ये वाला पहला ये वाला केस बताया, तो क्या करेंगे, वो मेंटेनेंस वाला खर्चा भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मिसाल के तौर पर आप मेंटेनेंस के ऊपर आपने 1000 रुपये लगा दिए, ठीक है, तो मेंटेनेंस वाला खर्चा क्या होगा, इससे माइनस होगा, ठीक है। 1,50,000 से क्या होगा जो है ना, 1 लाख जो है ना वो 1,000 माइनस होगा, बाकी क्या होगा, 1,49,000 रह जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई मेंटेनेंस की मद में कोई खर्चा आप पे नहीं कर दे, फिर क्या होगा, ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। फिर इस तरह सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे जिसकी इसकी जितनी क्या है, इसकी कॉस्ट है उस कार की, मोटर व्हीकल की जितनी कॉस्ट है। लेकिन अगर आप कोई जो है ना वो रनिंग कॉस्ट यानी मेंटेनेंस पे आप कोई खर्चा लगा रहे हैं, ठीक है, वो भी क्या कर रहे हैं, आप पे कर रहे हैं, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, वो अमाउंट क्या होगी, वो आप क्या करेंगे, वो इसमें से निकाल लेंगे, ठीक है। तो जो अमाउंट रह जाएगी वो क्या होगा, वो वैल्यू ऑफ परक्यूटेड होगा, वो आपकी सैलरी कैसे बनेगा, अब वो क्या होगा, चार्जेबल टू टैक्स होगा, ठीक है। तो दोनों केसेस जो है ना वो मैंने आपके साथ जो है ना वो डिस्कस किए हैं कि अगर आप प्राइवेट यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं गाड़ी, ठीक है, कंपनी ने आपको गाड़ी दी है, तो फिर क्या होगा, 15% ऑफ द कॉस्ट है, जितनी एम्प्लॉय ने वो गाड़ी आपके लिए ली है, इसकी कॉस्ट की तरह 15% माइनस 15% मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो अमाउंट आएगी वो क्या होगा, वो आपकी सैलरी का पार्ट बन जाएगा, और वो क्या होगा, चार्जेबल टू टैक्स होगा, ठीक है। अगर आप कुछ प्राइवेट यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ ऑफिस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका जो है ना इस कॉस्ट का, फिर कॉस्ट का आपका क्या होगा, 7.5% मल्टीप्लाई कर देंगे, जो अमाउंट आएगी वो क्या होगा, आपकी जो है ना सैलरी का हिस्सा बन जाएगा, वो क्या होगी, चार्जेबल टू टैक्स होगी, ठीक है। तो आपने वैल्यू ऑफ परक्यूटेड जो है ना आपने इस तरह जो है ना आपने इसकी वैल्यू जो है ना वो मालूम करनी है, ठीक है। ये इसने दोनों तरीके से मेथड जो है ना वो बता दिया, ये फार्मूला आपने साथ याद रखनी है, और आपने ये भी पता होना चाहिए कि ए स्टैंड फॉर ए किस लिए हैं, बी किस लिए स्टैंड करती हैं, और सी किस लिए जो है ना वो स्टैंड करती है, ठीक है। तो आपको जो दोनों याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, डियर स्टूडेंट, फिर ये आ जाती है जो सेक्शन 13 है, इसका सब सेक्शन 5 की तरफ हम आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कहते हैं वो सर्विसेज ऑफ जो हाउस कीपर है, ड्राइवर है, गार्डनर है, या अदर डोमेस्टिक असिस्टेंस है, तो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। वो कहते हैं अगर कंपनी क्या करती है, आपने जो है ना इसकी सर्विसेज आप कंपनी ने आपको दी हैं, ठीक है ना, ये कौन से बेनिफिट्स है, ये नॉन कैश या नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स है, ठीक है। तो जितनी जितनी जो है ना वो जो इसकी जो तनख्वाह है, इसकी जो सैलरी है, उसके बराबर अमाउंट क्या करेगी, वो आपकी सैलरी का हिस्सा बनेगी, और वो क्या होगी, उसके ऊपर जो है ना वो चार्जेबल टू टैक्स होगी, उसके ऊपर जो है ना वो इनकम टैक्स जो है ना वो लगेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर कंपनी ने जो है ना आपका जो है ना एक हाउस कीपर दिया, एक ड्राइवर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसकी जो है ना वो उनकी तनख्वाह जो है ना वो 30,000 रुपये है, ठीक है। तो अब ये 30,000 रुपया क्या होगा, एम्प्लॉयर, ठीक है, ये कौन देगा, कंपनी या एम्प्लॉयर ही इसको पे करेगा, ठीक है। अब वो इस तरह क्या करेगा, ये जो 30,000 रुपया होगी ना, ये आपकी सैलरी का क्या होगी, वो आपकी सैलरी का हिस्सा जो है ना वो बनेगी, और वो क्या होगा, चार्जेबल टू टैक्स होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक एडिशनल बात वो कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पर, गार्डनर इन दैट ईयर फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड टू द एम्प्लॉय is reduced by any payment made to the employer for such services। यहाँ पर एक एडिशनल बात वो करते हैं, कंडीशन लगाते हैं ना, वो कहता है मिसाल के तौर पर जो गार्डनर है या ड्राइवर है, इसकी टोटल सैलरी कितनी है, आपने जो पे करनी है 30,000 रुपये मंथली है, ठीक है। अब आप इस तरह करते हैं, इसमें से जो है ना वो 20,000 रुपया क्या होगा, 20,000 रुपये 20 के मैंने लिख दिया, ठीक है। ये आपकी एम्प्लॉयर जो ना वो पे करता है, एम्प्लॉयर आपका जो बॉस है, ठीक है। और जो 10,000 रुपये है ना, ये 10K मैंने लिख दिया, ठीक है। ये कौन पे करते हैं, ये आप जो है ना वो अपने जेब से जो है ना वो पे करते हैं, ये एम्प्लॉई है, ठीक है। अब ये कहता है कि इस अभी किसके ऊपर जो ना वो टैक्स है, कौन जो होगा ना वो सैलरी का हिस्सा बनेगा, कौन सी अमाउंट, वो कहते हैं ये वाला अमाउंट जो एम्प्लॉयर जो है ना वो पे करेगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये आपकी सैलरी का हिस्सा बनेगा, और वो क्या होगा, चार्जेबल टू टैक्स का, जो आप पे कर रहे हैं ना अपनी जेब से, वो आपकी सैलरी का हिस्सा नहीं बनेगा, ना इसके ऊपर जो ना वो इनकम टैक्स लगेगा, ठीक है। यहाँ पर इसने कंडीशन लगाई है, एज रिड्यूस्ड, देखो, एज रिड्यूस्ड बाय एनी
पेमेंट मेड टू द एम्प्लॉय फॉर सच सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है अगर कोई एम्प्लॉय आपको पेमेंट कर, कुछ पेमेंट आप करते हैं, कुछ पेमेंट एम्प्लॉय करती हैं, एम्प्लॉयर करता है, कुछ पेमेंट आप करते हैं एम्प्लॉय, और कुछ पेमेंट एम्प्लॉयर करते हैं। तो जो एम्प्लॉयर जो पेमेंट करेगा इसके ऊपर जो है ना वो सैलरी का पार्ट बनेगा, उसके ऊपर जो है ना वो चार्जेबल टू टैक्स होगा। ये वाला जो आप पे कर रहे हैं ये चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगा, ना इस सैलरी का हिस्सा बनेगा, ठीक हो गया। अच्छा, 150 फिर हम आगे आ जाते हैं, वो कहते हैं अमाउंट ऑफ यूटिलिटीज़ फेयर मार्केट प्राइस होगा, ठीक है। जो अमाउंट, अच्छा यहाँ पर हमसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कहते हैं वेरी टैक्स यूटिलिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय द अमाउंट टैक्सेबल टू टैक्स द एम्प्लॉय अंडर हेड सैलरी फॉर दैट ईयर शैल इंक्लूड द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द यूटिलिटी प्रोवाइडेड एज रिड्यूस्ड बाय एनी पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉय फॉर द यूटिलिटीज, ठीक है। अब डियर वो ये कहता है कि अगर एम्प्लॉयर ने क्या कि आपको कोई फैसिलिटीज़ दी है यूटिलिटीज़ की, चाहे आपको वाटर की फैसिलिटी दी है, चाहे टेलीफोन फैसिलिटी दी है, चाहे बिजली की फैसिलिटी जो ना वो दी है, ठीक है। अब जितनी भी इसकी अमाउंट बनेगी ना, ठीक है, इसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो क्या होगी, आपकी जो टैक्सेबल सैलरी होगा इसका जो ना वो पार्ट बनेगी, ठीक है। एम्प्लॉयर ने आपको ये बेनिफिट्स दी है, ठीक है। बेनिफिट ये इसको कहते हैं, ये क्या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स है, ठीक है। आपको सप्लाई दी, आपको बिजली की मुफ्त सहूलत दी है, ठीक है। आपको जो है ना वो पानी वगैरह हो गया, टेलीफोन की मुफ्त सहूलत दी है, ठीक है। अब इसकी अमाउंट जितनी भी टोटल अमाउंट बनेगी ना इसको ऐड अप करके, ठीक है ना, इसकी टोटल अमाउंट क्या होगी, वो आपकी जो टैक्सेबल सैलरी है, ठीक है, वो इससे क्या होगा, इसका पार्ट बनेगी। और ये क्या होगा, फेयर मार्केट वैल्यू, यानी जो मार्केट में जो बिजली का रेट चल रहा होगा, जो टेलीफोन का जो ना वो रेट चल रहा होगा, वही क्या होगा, इसके बराबर अमाउंट क्या होगा, वो आपकी सैलरी का हिस्सा बना दिया, आपकी जो टैक्सेबल सैलरी है इसका हिस्सा जो ना वो बना दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा डियर फ्रेंड, फिर हो जाते हैं अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। ये कौन सा है, ये सब सेक्शन ये वाला है, सेक्शन 10 है, ठीक है। ये 7 से लेकर 9 तक इसको हम बाद में जो है ना वो कवर करेंगे, क्योंकि ये सारा क्या एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम पहले ये कवर करते हैं, इसके बाद जो है ना फिर हम बाद में आएंगे, ठीक है। वो कहता है कि आप क्या करते हैं, मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप क्या हैं, एक एम्प्लॉयर है, ठीक है, आप एक एम्प्लॉई है, सॉरी, आपका क्या है, आप किसी के साथ, आपका एक बॉस है, एम्प्लॉयर है, ठीक है। तो आपने क्या करना था, एक बी पर्सन है, इसको आपने उसके पैसे देने थे, ठीक है। लेकिन पैसे आप देने की बजाय आपको क्या करता है, एम्प्लॉयर जो आपका बॉस है वो क्या करता है, आपकी बिहाफ पे क्या करता है, उस बंदे को पेमेंट करता है, ठीक है। मतलब ये है कि आप एक बंदा है, आप एक, ठीक है, आप बीइंग रिप्लाई है, आपने किसी को बी पर्सन को पैसे देने थे, ठीक है। लेकिन पैसे आपने देने की बजाय आपका एम्प्लॉयर क्या करता है, आपका बॉस जो है ना वो क्या करता है, उनको बी पर्सन को पे करता है ऑन बिहाफ ऑफ यू। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, जो अमाउंट वो एम्प्लॉयर आपका पे करेगा ऑन बिहाफ ऑफ यू, वो क्या होगी, वो पार्ट बन जाएगी टैक्सेबल सैलरी का, और वो क्या होगा, उसके ऊपर जो है ना वो क्या होगा, इनकम टैक्स जो है ना वो चार्ज होगा, ठीक है। तो वो ये कहना चाहता है ये वाला, where in a tax year an obligation of an employer to pay an amount owing by the employer to another person is paid by the employer. The amount chargeable to tax to the employer under the head salary for that year shall include the amount so paid. तो जितना अमाउंट जो है ना आपके बिहाफ पे पे करेगा वो क्या होगा, जो टैक्सेबल सैलरी होगा वो क्या होगा, इसका पार्ट बन जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा डियर, फिर वो आ जाती है अमाउंट वेव्ड बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है। ये कौन सा सेक्शन है, ये हम जो है ना ये 9th सेक्शन भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये 7 से लेकर 8 तक जो है ना वो सारे रिलेटेड है, ठीक है। इस 9 हम इसमें पढ़ लेते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि वेयर इन अ टैक्स ईयर एन एप्लीकेशन ऑफ एम्प्लॉय टू पे और रीपे अमाउंट ओविंग बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉयर इज वेव्ड बाय द एम्प्लॉयर द अमाउंट चार्ज टू टैक्स टू एम्प्लॉय अंडर द हेड सैलरी फॉर दैट टैक्स शैल इंक्लूड द अमाउंट सो पेड। अब इसमें ये है ना कि क्या है, मिसाल के तौर पर आप क्या है, आपका एक बॉस है, ठीक है, आप एक एम्प्लॉयर है, आपका एक बॉस है, और क्या है, आप इसकी एम्प्लॉय है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि आपने एम्प्लॉयर ने क्या कि आपको कोई जो है ना 50,000 रुपये आपको दिए हैं, ठीक है। 50,000 रुपये आपको दिए, किसने दिए, आपके बॉस ने आपके एम्प्लॉयर को दिए। अब वो कहते हैं कि अगर एम्प्लॉयर आपका जो बॉस है, अगर ये 50,000 रुपये क्या करे, जो आपको दिए थे, ठीक है, वो आपको क्या करे, माफ़ कर दे, आपको वेव कर दे। मैं वेव का मतलब ये बिल्कुल माफ़ करना, ठीक है ना। वेव का मतलब क्या है यहाँ पर, बिल्कुल माफ़ करना, ठीक है ना। यानी वो आपको जाना वो कर्जा दे दे, ठीक है, 50,000 रुपये, लेकिन वो क्या करे, वो आपसे ये अमाउंट क्या करे, आपको माफ़ कर दे। तो जितना अमाउंट ये माफ़ करेगा ना, तो वो क्या होगा, वो क्या होगी, आपकी जो टैक्सेबल, आपके पास जो टैक्सेबल सैलरी होगी ना, वो इसका पार्ट बन जाएगी, ठीक है।
उसका क्या बन जाएगा, उसका पार्ट बन जाएगा, उसके ऊपर जो है ना वो इनकम जो टैक्स होगा वो चार्ज होगा, ठीक है। तो ये कहना चाहता है, ठीक हो गया। अच्छा, इस केस में ये भी हो सकता है डियर स्टूडेंट, मिसाल के तौर पर एम्प्लॉयर ने आपको 50,000 रुपये दिए थे, तो वो क्या किए, 30,000 रुपये जो है इसने क्या किए वापस कर लिए। आपने क्या किया, उसको एम्प्लॉयर को वापस कर दिए, और 20,000 रुपये किए उसने क्या किए, 20,000 रुपये एम्प्लॉयर ने क्या कर दिए, माफ़ कर दिए, वेव कर दिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसमें से कौन सा जो है ना वो आपकी सैलरी का हिस्सा बन जाएगा, टैक्सेबल सैलरी का, ये वाला जिसको माफ़ किया ना वो आपका क्या होगा, सैलरी का, टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा बन जाएगा। और ये मैंने क्या किया, 50,000 में से आपने क्या किया, वापस एम्प्लॉयर को पे कर दिए। लेकिन 20,000 क्या होगा, उस 50,000 में से 20,000 क्या होगा, उसने एम्प्लॉयर ने आपको माफ़ कर दिए। तो जितने माफ़ किए हैं वो क्या होगा, टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन अगर टोटली 50,000 रुपये ही माफ़ कर दे तो फिर क्या होगा, 50,000 रुपये ही क्या होगा, वो टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा बन जाएगा, ठीक है। तो उसको अपने दोनों केसेस में हो सकती है। ऐसा डियर स्टूडेंट, फिर हम आ जाते हैं ये वाला, प्रॉपर्टी और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय, ठीक है। ये कौन सा सेक्शन है, ये सब सेक्शन 10 है, ठीक है। ये वाला है, ये सॉरी सब सेक्शन 11 है, ठीक है, ये वाला सब सेक्शन 11। वो कहता है, अच्छा ये रेशन इसका जो कहानी है वो ये कहता है कि अगर एक एम्प्लॉयर है, उसने आपके नाम पे जाना कोई प्रॉपर्टी जो है ना वो ट्रांसफ़र की है, ठीक है, या आपको कोई सर्विसेज जो है ना वो प्रोवाइड की है, तो इसका क्या होगा, इसका जो मार्केट वैल्यू होगी ना उसके बराबर जो है ना जो वैल्यू होगी ना वो क्या होगी, आपकी जो टैक्सेबल सैलरी है वो इसका हिस्सा बन जाएगी। लेकिन आगे वो कहता है ये वाला, इसको देखो देखो, एज रिड्यूस बाय एनी पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉय फॉर द प्रॉपर्टी और सर्विसेज। लेकिन ये क्या हुआ, अगर एम्प्लॉयर ने आपके नाम पे जो है ना वो प्रॉपर्टी जो है ना वो ट्रांसफ़र की है, तो ज़ाहिर जो है ना या कोई सर्विस प्रोवाइड की है, तो इसका मतलब ये एम्प्लॉयर ने जो है इसकी पेमेंट कितने की है, 1 लाख रुपए ऑन बिहाफ ऑफ यू, आपके बिहाफ पे किया, ठीक है। लेकिन अगर 1 लाख रुपए में से क्या किया आपने, क्या किया, 20,000 रुपये की उसको जो है ना वो पे कर दिया, ठीक है। जो आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है उसमें से आपने 20,000 रुपये जो है अपने से जो है ना वो पे कर दिया, ठीक है, आपने पे कर दिया। तो पिछले कितना रह जाएगा, वो 80,000 जो रह जाएगा। अब ये क्या होगा, ये पार्ट होगा किसका, आपका जो टैक्सेबल सैलरी होगा वो क्या होगा, इसका पार्ट बन जाएगा। लेकिन अगर आप कोई अमाउंट पे नहीं करते, ठीक है, अब अगर आप कोई अमाउंट पे नहीं करते तो फिर क्या होगा, ये अमाउंट जो कि एम्प्लॉयर ने आपकी बिहाफ पे जो है वो दिया होगा, फिर इसके ऊपर क्या होगा, ये क्या होगा, आपकी सैलरी का पार्ट बन जाएगा। ये क्या होगा, फिर बिकम पार्ट ऑफ टैक्सेबल सैलरी, ये उनका पार्ट बन जाएगा। लेकिन अगर कोई अमाउंट आपने क्या किया, अपने से पे कर दिए, यहाँ पर खुद कहते हैं, ठीक है, ये इसका मतलब ये एज रिड्यूस बाय एनी पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉय फॉर द प्रॉपर्टी और सर्विसेज। लेकिन अगर 1 लाख में से आपने जो 20,000 रुपये वो आपने खुद जाना वो पे किए हैं, ठीक है, तो 20,000 में 1 लाख में से 20,000 माइनस किए जाएंगे, और पिछले जो रहेंगे वो क्या होंगे, वो टैक्सेबल सैलरी में चार्ज होंगे। लेकिन अगर आपने कोई अमाउंट पे नहीं किए हैं तो फिर ये जो 1 लाख जो एम्प्लॉयर ने आपकी बिहाफ पे किए हैं वो क्या होगी, वो टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा बन जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर हम आ जाते हैं ये वाला, अकोमोडेशन और हाउसिंग इज़ प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय। तो डियर स्टूडेंट, ये जो है ना हम यहाँ से जो है ना वो पढ़ते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर वो कहते हैं, वेयर इन अ टैक्स ईयर द अकोमोडेशन और हाउसिंग इज प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय, द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स टू द एम्प्लॉय अंडर द हायर सैलरी फॉर द ईयर टैक्स फॉर दैट ईयर शैल इंक्लूड द अमाउंट कंप्यूटेड एज मे बी प्रिस्क्राइब, ठीक है। अब इसकी डिटेल जो है इसने यहाँ पर नीचे जो है ना वो एक्सप्लेनेशन में जो है ना यहाँ पर जो है ना इसने दी है, ठीक है, यहाँ से शुरू होता है। अब डिस्टेंस में ये है ना, ये आपको जो कंपनी जो है ना ये अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है, ये अकोमोडेशन हो गया या कोई घर आपको कंपनी जो है ना वो प्रोवाइड करता है, तो ये क्या है, नॉन मॉनिटरी बेनिफिट है। क्यों नॉन मॉनिटरी बेनिफिट है, अच्छा मैंने कहा था कि परक्विजिट में कौन सी चीज़ आ जाती है, इसमें कैश भी आ जाती है, मॉनिटरी बेनिफिट भी आती है, और नॉन मॉनिटरी बेनिफिट भी है। तो अगर आप कंपनी आपको हाउसिंग फैसिलिटी देती है, घर देती है, ठीक है, रहने के लिए, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो कि नॉन मॉनिटरी बेनिफिट है, क्योंकि आपको जो ना कोई पैसे तो कंपनी नहीं देता ना, कोई आपको कंपनी पैसे नहीं देता, बल्कि आपको घर देता है सिर्फ रहने के लिए, और कंपनी क्या करता है, आपकी बिहाफ पे जो है ना उसका रेंट जो है ना वो पे करता है, ठीक है। इसलिए इसको कहा जाता है कि नॉन मॉनिटरी जो है ना वो बेनिफिट है, ठीक है। तो वो कहता है अगर कंपनी आपको नॉन मॉनिटरी बेनिफिट जो है ना वो देता है, या हाउसिंग फैसिलिटी आपको देता है, तो
जितना इसका रेंट होगा ना, जितना इसका रेंट होगा, ठीक है, जो इसका जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी ना, इसका रेंट होगा, ठीक है, वो इसके बराबर अमाउंट क्या होगी, वो आपकी टैक्सेबल सैलरी होगी, वो इसका पार्ट जो है ना वो बनाया जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल यहाँ पर लिखा हुआ, इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। वेयर इन द टैक्स ईयर द अकोमोडेशन हाउसिंग प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय टू एन एम्प्लॉय द अमाउंट चार्जेबल टैक्स टू द एम्प्लॉय अंडर द हेड सच फॉर शैल include where the employee or associate own the accommodation or housing the fair market rent of the accommodation or house, यानी इसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी ना उस रेंट की, उसके बराबर अमाउंट क्या होगा, वो आपकी टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा बनाया जाएगा। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हाउसिंग की फैसिलिटी दी है ना एम्प्लॉय ने, ये एम्प्लॉय आपके बिहाफ पे क्या करता है, आपकी पेमेंट करता है, आपके रेंट जो है एम्प्लॉय आपके बिहाफ पे जो है ना वो पे करता है, ठीक है। लिहाजा उस रेंट की जो इतनी मार्केट वैल्यू होगी उसके बराबर अमाउंट आपकी जो टैक्सेबल सैलरी है उसका हिस्सा जो है ना वो बनाया जाएगा, ठीक है। लेकिन आगे वो एक कहता है, एक मज़ीद वो कहता है, किधर गया, यहाँ पर, हाँ, ये पॉइंट हो गया। आगे वो कहते हैं इन एनी अदर केस द रेंट पेड बाय द एम्प्लॉय फॉर द एकोमोडेशन और हाउसिंग एज रिड्यूस बाय द पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉय फॉर द एकोमोडेशन और हाउसिंग। हाँ, वो ये कहते हैं कि अगर जो रेंट है, ठीक है, रेंट, मिसाल के तौर पर एक इस घर की जो रेंट है वो 50,000 जो है ना वो रुपये है, ठीक है। अब इसमें से क्या कि 20,000 रुपये जो है ना आपने उसको एम्प्लॉयर को आपने पे कर दिया है, तो अब क्या होगा, पीछे 30,000 रुपया रह गया। तो अब क्या होगा, 30,000 रुपया के ऊपर जो है ना वो क्या होगा, वो आपकी टैक्सेबल जो सैलरी है वो इसका हिस्सा जो है ना वो बनेगा, ठीक है। 50,000 रुपया जो है ना वो आपकी जो एम्प्लॉयर है वो इस घर का रेंट दे रहा था, लेकिन उसमें से क्या कर रहा था, 20,000 रुपया कर रहा था, आप जो है ना वो पे कर रहे थे इस 50,000 में से। तो पीछे कितना रह गया, 30,000 रुपया रह गया। तो अब क्या होगा, जो जो टैक्सेबल सैलरी का जो हिस्सा बनेगा ना, वो ये अमाउंट जो है ना वो आपके टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा बनेगा। ये अमाउंट जो आप पे कर रहे थे एज ए रेंट के तौर पे, ये टैक्सेबल इनकम का हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि ये अमाउंट जो है ना वो क्या होगा, वो बनेगा, जो कि एम्प्लॉयर जो है ना वो कंट्रीब्यूशन को शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन डियर स्टूडेंट, अगर टोटल अगर अमाउंट क्या है, 50,000 रुपये ही टोटल अमाउंट क्या करते हैं रेंट की मद में एम्प्लॉयर जो है ना वो क्या करता है, वो ऐसे पे करता है, ठीक है, आपके बिहाफ पे रेंट दे रहा है, आप कुछ भी नहीं दे रहा है, तो फिर क्या होगा, ये 50,000 रुपया क्या होगा, ये क्या होगा, इसके बराबर अमाउंट जो इसकी जो कि मार्केट वैल्यू होगी, ठीक है, वो क्या होगा, आपकी जो सैलरी होगी उसका टैक्सेबल सैलरी होगी इसका हिस्सा बन जाएगा, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर वो आ जाते हैं, हम सब सेक्शन 13 की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। वो कहते हैं वेयर इन टैक्स ईयर एन एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड एन एम्प्लॉय विद प्रोसीक्यूशन विच इज़ नॉट कवर्ड बाय सब सेक्शन 3 थ्रू 12, इसने बात की, ठीक है। अगर एम्प्लॉयर आपको ऐसे कोई फैसिलिटी फॉरक्यूशन देता है जो कि इसमें सब सेक्शन 3 से लेकर सब सेक्शन 3 से लेकर जो 12 तक वो इसमें नहीं आता, वो कवर नहीं करता, ठीक है, यानी वो परक्यूस इसके अलावा है, तो फिर इसकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन की जाएगी। फिर वो कहते हैं इसकी जितनी भी मार्केट वैल्यू होगी ना, इसकी मार्केट वैल्यू की वो क्या होगी, इसके बराबर की अमाउंट क्या होगी, वो आपकी टैक्सेबल सप्लाई जो होगी ना, सॉरी टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल सैलरी का जो है ना वो हिस्सा जो है ना वो बन जाएगी, ठीक है। जितने भी परक्यूसेट इन इन जो है ना सब सेक्शन 3 और 12 के अलावा यहाँ से जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये जो सारे इसने परक्यूसेट की बात, मोटरसाइकिल या उसकी, इसके अलावा इसको सारे को लेके यहाँ तक जितने परक्यूसेट दिए, अगर इसके अलावा कोई परक्यूसेट दी जाती है यानी वो इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है, इन सब सेक्शन में 3 से लेकर 12 तक, तो वो क्या होगा, इसकी जितनी भी मार्केट वैल्यू होगी इसके बराबर की अमाउंट क्या होगी, आपकी टैक्सेबल जो सैलरी होगा वो इसका पार्ट का हिस्सा बना दिया जाएगा, ठीक है। और एज रिड्यूस्ड एनी पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉय फॉर एनी परक्यूजन, ये अमाउंट, ये जो कॉन्सेप्ट है मैंने यहाँ पर जो ऑलरेडी समझा दिया है, ठीक है, इस केस में, ठीक है, वो भी बिल्कुल इस तरह केस है। और सेम इज़ द केस मैंने यहाँ पर सारे किया है, मैंने यहाँ पर जो है वो सारे समझा दिए, ठीक है, ये सारा एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो मुझे उम्मीद, फिर हम आ जाते हैं सब सेक्शन 7 जो कि मॉनेटरी बेनिफिट और कैश बेनिफिट है। मॉनेटरी बेनिफिट या कैश बेनिफिट के साथ जो है ना वो डील करता है, ठीक है। ये क्या है, परक्यूसेट है। मैंने बताया था कि परक्यूसेट में दो चीज़ें आ जाती है, परक्यूसेट में कैश बेनिफिट भी आ जाते हैं यानी मॉनेटरी बेनिफिट, और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट या नॉन कैश बेनिफिट दोनों जो है ना वो आ जाती है, मॉनेटरी बेनिफिट प्लस नॉन मॉनेटरी बेनिफिट जो है ना वो दोनों आती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये मॉनेटरी जो है वो बेनिफिट है, ये लोन एक्सटेंड करना, ठीक है। अगर आपने एम्प्लॉय ने आपको जो है कोई लोन की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की है, तो उस सूरत में क्या होगा, वैल्यू ऑफ परक्यूसेट को कैसे जो है वो मालूम करेगा, ठीक है, मालूम किया जाएगा। ये क्या लोन क्या है, ये मॉनेटरी बेनिफिट है, ये क्या है,
परक्विजिट का पार्ट है। अच्छा, इसमें डियर इसने दो सिनेरियोज जो है ना वो उसने बताई है, देयर आर टू केसेस। वो कहते हैं कि अगर एम्प्लॉयर आपको कहना नो प्रॉफिट इंटरेस्ट इज पेएबल बाय एनी एम्प्लॉय, अगर क्या करते हैं एम्प्लॉयर जो है ना वो आपको लोन की फैसिलिटी देता है, लेकिन इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता, इंटरेस्ट फ्री लोन देता है, ठीक है। दूसरा केस ये है कि रेट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब ये इंटरेस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। रेट ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट इज लेस देन बेंचमार्क रेट। अब जो बेंचमार्क रेट क्या है, यहाँ पर इसने बुक में जो है ना वो डिफाइन भी किया हुआ है। बेंचमार्क रेट कहते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो डिस्काउंट रेट होता है ना, वही क्या होता है, बैंक जो बेंच मार्क रेट कहलाता है, जो SPP, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया SPP मैंने लिखा है। तो जो स्टेट बैंक का जो डिस्काउंट रेट होता है वही क्या होता है, वो बेंच मार्क रेट होता है। और डिस्काउंट रेट क्या होता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जिस बैंक पे जो है ना वो सेंट्रल बैंक या SPP दूसरे बैंक्स को लोन देती है, वो डिस्काउंट रेट जो है ना वो कहलाता है, ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं कि अगर रेट ऑफ जो प्रॉफिट है इंटरेस्ट है इज लेस इन बेंच मार्क रेट, यानी अगर मार्केट में जो डिस्काउंट रेट चल रही है वो क्या है 7% है, लेकिन एम्प्लॉय जो है ना आपको जो परक्विजिट इसने दी है लोन की सूरत में, वो कहते हैं कि नहीं, मैं आपसे जो है ना इस लोन के बदले में मैं आपसे 5% जो है ना वो चार्ज करूँगा, ठीक है। रेट ऑफ प्रॉफिट इज़ लेस देन दी बेंच मार्क रेट, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इस सूरत में क्या होगा, अब हम वैल्यू ऑफ परक्विजिट को कैसे हम क्या करें उसको फाइंड करेंगे, ठीक है। अब ये कहते हैं नाउ अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी सेल इंक्लूड। अब हम कहते हैं कि वैल्यू ऑफ परक्विजिट है ना जो कि आपकी टैक्सेबल सैलरी का पार्ट बनेगा, वो है कैसे हम जो है ना वो मालूम करेंगे, ठीक है। उसमें से पहला केस आता है। अच्छा डियर स्टूडेंट, वो कहते हैं कि प्रॉफिट और इंटरेस्ट कंप्यूटेड एट बेंच मार्क रेट है, ठीक है। ये हम ये वाला पॉइंट है ना, ये सब सेक्शन जो है ना इसका ये वाला पॉइंट जो है ना वो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये वाला ये हमने पढ़ लिए, ये ऊपर वाले जहाँ पर इसने कहा था कि द एम्प्लॉय एट द रेट ऑफ लेस देन बेंच मार्क या आइदर नो प्रॉफिट इज पेबल, ये हमने पढ़ लिया, अभी हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये वाला। तो वो कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो कहते हैं इस पॉइंट से जो है ना वो रिलेटेड है, इस पॉइंट से जो रिलेटेड है, ठीक है। ये कहते हैं कि एम्प्लॉयर ने क्या किया, आपको लोन दी है लेकिन इस लोन के ऊपर आपने कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इसके ऊपर आपने जो वैल्यू ऑफ परक्विजिट है वो आपने कैसे फाइंड करनी है, वो कैसे निकालनी है वैल्यू ऑफ परक्विजिट, क्योंकि जो आप वैल्यू ऑफ परक्विजिट निकालेंगे वो क्या होगा, वो फिर क्या बन जाएगा, जो टैक्सेबल सैलरी है वो फिर क्या होगा, इसका हिस्सा बन जाएगा। लेकिन इस तरह अगर आपको एम्प्लॉयर ने फ्री इंटरेस्ट फ्री लोन दी है, इसके ऊपर आपने वैल्यू ऑफ परक्विजिट कैसे निकालनी है, तो वो क्या होगा, इसमें ये बताते हैं कि प्रॉफिट और इंटरेस्ट कंप्यूटेड एट बेंच मार्क रेट, जितना बेंच मार्क रेट होगा हम कहते हैं, हम यहाँ पर कहते हैं कि वो 10% है, ठीक है, सपोज करते हैं। जितना एम्प्लॉयर आपने आपको लोन दिया, हम सपोज करते हैं कि एम्प्लॉयर ने आपको 10,000 का लोन दिया है, ठीक है। तो जो जितना बेंच मार्क रेट है ये हम कहते हैं कि सपोज करते हैं 10% है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितना अमाउंट होगा यहाँ पर कितना है 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपये क्या होगा, आपकी क्या होगी, वैल्यू ऑफ परक्विजिट होगी, और ये क्या होगी आपकी सैलरी, जो टैक्सेबल सैलरी है उसका क्या हो जब बन जाएगी, वो पार्ट बन जाएगा, ठीक है। टैक्सेबल सैलरी वो सैलरी होती है जिनके ऊपर जो है ना वो इनकम टैक्स नहीं अप्लाई होना है, जिनके ऊपर इनकम टैक्स नहीं जो है ना वो लगना है, ठीक है। तो इस सूरत में क्या होगा, आप किस तरह जो है ना वो निकालेंगे वैल्यू ऑफ परक्विजिट, कि जितना बेंच मार्क रेट होगा उनको जितना लोन एक्सटेंड किया उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जितना अमाउंट जो है ना वो बनेगी, ठीक है, जितना भी इंटरेस्ट जो है ना वो बनेगा ये 1,000 रुपये, वो क्या होगी, वो जो है ना वो क्या होगी, वो सैलरी का जो है ना वो पार्ट बन जाएगी और उसके ऊपर इनकम टैक्स जो है ना वो अप्लाई होगी, ठीक हो गया। अब इसके अलावा जो है ना हम ये डिफरेंस बिटवीन ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है, ये यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, ये वाला पॉइंट हम पढ़ेंगे अभी। सर मैं यहाँ पर वजाहत करूँ कि जो बेंच मार्क रेट ये क्या है, ये क्या है, सूद है, ठीक है। जो जिस जिस इंटरेस्ट पे क्या करते हैं, जिस इंटरेस्ट पे इसको डिस्काउंट रेट, जिस इंटरेस्ट पे क्या करते हैं स्टेट बैंक क्या करता है, आगे जो है ना बैंक को लोन देती है ना उसको कहा जाता है डिस्काउंट रेट, जो है ना वो कहा जाता है, ये क्या है, एक सूद होती है, ठीक है, सूद की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो, जो सूद की अमाउंट जितना भी होगा ना, जितना भी स्टेट बैंक का डिस्काउंट रेट होगा, ठीक है, जितना भी बेंच मार्क रहेगा उनको साथ वो लोन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट बनेगी, ये टैक्सेबल सप्लाई कैसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये सूद ही है, ठीक है ना, ये इंटरेस्ट ही है, लेकिन कौन सा इंटरेस्ट, जो बैंक जो है ना वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो जो इशू करता है रेट।
अच्छा, डिफरेंस फिर ये जो पॉइंट है ना, ये डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट प्रॉफिट पेड बाय द एम्प्लॉय एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कंप्यूट एट बेंचमार्क रेट, वो इस पॉइंट से जो है ना वो रिलेटेड है, ठीक है। मैंने कहा था कि कंपनी क्या करती है, आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दे देती है, लेकिन दूसरा केस कौन सा था कि कंपनी कहती है कि अगर मार्केट में जो है ना वो मिसाल के तौर पर बेंच मार्क रेट कितना चल रहा है, 10% चल रहा है, लेकिन कंपनी कहती है कि आपको एक ख़ास बेनिफिट देते हैं। कंपनी कहते हैं कि खैर है, आप जो है 10% हमें इंटरेस्ट ना दे, बल्कि हम क्या करें 5% इंटरेस्ट क्या करें उस लोन के ऊपर क्या करें, हम आपसे चार्ज करेंगे, ठीक है। कंपनी ये कहती है कि 5% के ऊपर हम आपसे चार्ज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर वो कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट with the difference between the interest paid by the employee and the amount of profit interest computed as benchmark rate, वो कहते हैं कि अच्छा, वो कहते हैं कि जो मार्केट में क्या होगा, जो बेंचमार्क रेट चल रहा होगा ना, और जो रेट जो इंटरेस्ट क्या करेंगे आप उनको पे करेंगे, उनका जो डिफरेंस होगा ना, वो क्या करेंगे, वो आपकी टैक्सेबल सप्लाई का हिस्सा बन जाएगी, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर कंपनी ने क्या किया है, आपको एक जो है ना वो 10,000 रुपये की क्या कि आपको एक लोन दिया था, ठीक है। अब मार्केट में क्या चल रही है, मिसाल के तौर पर मार्केट में जो बेंच मार्क रेट है, ठीक है, ये क्या है बेंच मार्क रेट, ये क्या है बेंच मार्क रेट है, ठीक है। जब ये कंपनी क्या करती है कि आप इस रेट की बजाय, इस सूद की बजाय, ये सूद क्या बता रहा हूँ, ठीक है, इस सूद की बजाय आप क्या करें, हमें 5% के ऊपर क्या करें, हम क्या करें, इसके ऊपर ना हमें लोन जो है ना, सॉरी, इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करें, ठीक है। अब वो कहते हैं इसका जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, जितना अमाउंट आप उनको पे करेंगे, 5% का 10,000 क्या होते हैं, 500 रुपये होते हैं, जितने अमाउंट पे करेंगे और जितना बेंच मार्क रेट का, इसमें जो डिफरेंस आएगा ना, वो क्या करेंगे आप एज ए टैक्सेबल सप्लाई का क्या होगा, वो टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा बनेगा। अब इनका डिफरेंस कितने का आ जाता है, 10 में से 5 किया, 5% आ गया, ठीक है। अब जो है 10,000 का 5% कितना होते हैं, 500 रुपया होता है। तो 500 रुपया जो होगा क्या होगा, आपको एज ए क्या होगा, एज ए टैक्सेबल, आपका जो टैक्सेबल सैलरी है उसका हिस्सा बनेगा, और वो क्या होगा, वो क्या होगा, इसके ऊपर इनकम टैक्स क्या होगा, वो चार्ज होगा, ठीक है। यहाँ पर इसलिए लिखा होगा द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट पेड बाय द एम्प्लॉय, ठीक है। आपको कंपनी कहती है कि आपने इतना इंटरेस्ट जो है ना वो पे करना है, ठीक है, एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और इंटरेस्ट कंप्यूटेड एट बेंच मार्क रेट, या ये जो अमाउंट आपने क्या किया है, जो बेंच मार्क रेट है उसका जो डिफरेंस आएगा ना, ये 5%, जो भी डिफरेंस आएगा, यहाँ पर क्या है 5% आ गया, ठीक है। तो 5% को इसके ऊपर मल्टीप्लाई करने के हमने क्या किया, एब्सोल्यूट अमाउंट निकालनी है, ठीक है। तो 5% को 10,000 के ऊपर मल्टीप्लाई करो तो कितना अमाउंट आ जाते हैं, 500 रुपये आ जाते हैं। तो 500 को आप अपने एज ए टैक्सेबल जो सैलरी है उसका हिस्सा बनेगा, उनके ऊपर इनकम टैक्स अप्लाई होगा, ठीक है। तो दोनों केस में जो जब भी बात की है ना, उसने क्या किया, कंपनी ने क्या किया, जो आपके टैक्सेबल सैलरी का जो अमाउंट बनेगी ना, वो आपकी जितना अमाउंट की लोन दी है वो इसके ऊपर नहीं बनती, ये अमाउंट जो है ना आपके टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा नहीं बनती, बल्कि उनके ऊपर जो इंटरेस्ट आप पे करते हैं ना, वो क्या होती है दोनों केस में, वो क्या होती है इन दोनों केस में, वो क्या होती है, जो इंटरेस्ट आप पे करते हैं वो क्या होती है, आपकी टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा जो है ना वो बन जाती है, जिसके ऊपर आपने इनकम टैक्स पे करना होता है। जितना अमाउंट आपको लोन की सूरत में जो है ना वो दी जाती है, जिस तरह 10,000 रुपये जो भी, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगना, बल्कि उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आप पे करते हैं उसके ऊपर जो है ना, जो दोनों सूरत में आपके ऊपर वो टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा बनेगी, ठीक हो गया। सर फिर मैं एक अगर आपको इस परसेंटेज के हिसाब से समझ नहीं आती तो क्या मैं आपको एब्सोल्यूट अमाउंट में जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये कंपनी ने आपको जो है ना 10,000 का जो ना आपने कंपनी ने लोन दिया हुआ, ठीक है। इसका बेंच मार्क रेट यानी जो स्टेट बैंक आपसे जो मार्केट में वो चार्ज कर रहे हैं वो कितना है, 10%। तो 10,000 का क्या होता है, 10% सूद कितना आएगा, इंटरेस्ट कितना आएगा, वो आएगा 1,000 रुपये, ठीक है। जबकि कंपनी आपसे कितना चार्ज कर रही है, 5% जो है ना आपसे क्या कर रही है, आप कंपनी क्या करती है एट रिड्यूस्ड रेट पे ऊपर क्या होती है, आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। तो 5% कितना होता है, हाँ 10,000 का वो 500 रुपया होता है, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आएगा 500 रुपये, जो डिफरेंस आएगा ना वो क्या होगा, वो आपकी टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा जो ना बन जाएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर दोबारा रिपीट करूँ, ये मैंने क्या किया, एब्सोल्यूट अमाउंट में आपको शो किया, यहाँ पर क्या था मैंने परसेंटेज की फॉर्म में जो ना वो शो किया था, ठीक है। यहाँ पर क्या था, डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट पेड बाय द एम्प्लॉय, ये वाला, ये जितना आपने 5% जो ना वो आपने पे कर दिया है, ठीक है, जो आपने, ठीक है, जो आपने पे करना है, ठीक है।
पेड बाय द एम्प्लॉय एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कंप्यूटेड एट बेंचमार्क रेट। तो आपने किया कि बेंचमार्क रेट कितना 10% है, तो इसको मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, ये अमाउंट आ गया, एब्सोल्यूट अमाउंट आ गई, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया, 500 रुपये आ गया, ठीक है। तो क्या होगा, वो टैक्सेबल सप्लाई का हिस्सा जो है, टैक्सेबल सॉरी सप्लाई नहीं, टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा बनेगा, ठीक है। ये मैंने परसेंटेज की फॉर्म में शो किया था, और ये मैंने एब्सोल्यूट अमाउंट में जो है ना वो बिल्कुल आपको शो किया है, ठीक है, ताकि अगर आपको ये समझ ना आ जाए तो फिर आपको यहाँ से जो है ना वो समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट, वो कहते हैं कि सब सेक्शन 7 नॉट बी एप्लीकेबल इन दिस केस। ये 3 केस इसने बताएं कि उस में क्या होगा, जो सब सेक्शन 7 होगा, ठीक है, ये क्या होगा, ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, ये सब सेक्शन 7 एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर वो बात कर रहे हैं, प्रोवाइडेड इन सब सेक्शन 1 shall not apply to such benefit arising to an employee due to favor of interest by an employer on his account with the employer, ठीक है। ये बात मैंने यहीं पे लिखी है। वो कहते हैं अगर एम्प्लॉयर है, ठीक है, उसने क्या कि कोई लोन दिया है, लेकिन लोन के ऊपर एम्प्लॉयर ने जो इंटरेस्ट बनता था वो क्या करते, वो आपको माफ़ कर दिया है, ठीक है। अब ये किस्म का बेनिफिट देना आपको एम्प्लॉयर ने आपको दिया है, ठीक है। तो इस बेनिफिट के ऊपर यानी जो इंटरेस्ट आपको माफ़ किया है, ये क्या होगा, ये क्या होगा, वो टैक्सेबल वो नहीं होगा, ठीक है। वो टैक्सेबल जो सैलरी होगा वो इसका हिस्सा नहीं बनेगा, ठीक है, यानी सेक्शन 7 होगा वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। दूसरा केस वो कहते हैं प्रोवाइडेड दैट द सब सेक्शन, अच्छा नहीं यहाँ पर वो कह रहा है हाँ यहाँ पर प्रोवाइडेड फॉर दैट दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू लोन नॉट एक्सीडिंग 1 मिलियन रुपीज़। यहाँ पर वो कहते हैं अगर लोन आप कोई ले रही हैं 1 मिलियन या लेस देन 1 मिलियन, यानी 10 लाख या 10 लाख से कम ले रही हैं, तो फिर क्या होगा, वो टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है, यानी उसके ऊपर सब सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, वो टैक्सेबल नहीं होगा। अब आप स्टूडेंट पर हम इसकी तरफ आ जाते हैं कि इफ लोन्स यूज्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ एनी एसेट प्रोड्यूसिंग टैक्सेबल इनकम, ठीक है, ये यहाँ पर जो ना हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सब सेक्शन जो है ना वो 8 है उसकी बात करें, ठीक है, कि वेयर द एम्प्लॉय यूजेज आर लोन पार्टली फॉर एक्विजिशन ऑफ एनी एसेट प्रोड्यूसिंग टैक्सेबल इनकम चार्जेबल टू टैक्स, ठीक है। तो हम कहते हैं इसमें ये है कि अगर आप कोई एक लोन लेते हैं, उसे कोई एसेट जो है ना वो ख़रीदते हैं, उस एसेट को आप क्या करते हैं, रेंट पे जो है ना वो देते हैं, ठीक है। और उसे क्या करते हैं, उस जो रेंट आप जो है ना वो वसूल करते हैं, वो क्या है, आप एक टैक्सेबल इनकम है, ठीक है। तो ऐसे लोन जो है ना आप हासिल करते हैं, वो क्या होगा, उनके ऊपर जो है ना वो सब सेक्शन जो है ना वो क्या होगा, वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। अब इस सेक्शन एप्लीकेबल का मतलब ये है, जिस तरह मैंने यहाँ पर ये बताया था कि अगर आप जो ना कोई इंटरेस्ट फ्री लोन लेते हैं तो आपको क्या होगा, इसकी एक वैल्यू ऑफ परक्यूसेट निकालनी पड़ेगी, जिस तरह हमने यहाँ पर जो ना वो निकाला था इसकी वैल्यू ऑफ परक्यूसेट। और जो वैल्यू ऑफ परक्यूसेट हम निकालेंगे, यहाँ पर जो 1000 रुपये हम निकाला था उसको सैलरी का तौर पर जो ना उसको सैलरी का पार्ट बनाएगा, वो क्या होगा, टैक्सेबल, वो क्या ना वो टैक्सेबल जो सैलरी होगा इसका पार्ट जो है ना वो बनेगा। या जो दूसरा केस मैंने डिफाइन किया, इसका जो डिफरेंस आप निकालेंगे वो क्या होगा, जो परक्यूसर जो है ना होगा वो क्या होगा, वो सैलरी का पार्ट जो है ना वो बनेगा। लेकिन अगर आपने लोन लिया है, उसे कोई एसेट एक्वायर किया, उसको आपने रेंट पे दिया है, इसे कोई टैक्सेबल इनकम आप जनरेट कर रहे हैं, तो ऐसी लोन क्या होगा, जब आप लेते हैं, ठीक है, जिससे आप कोई टैक्सेबल इनकम जनरेट करते हैं, उसके ऊपर जो है ना ये सारे कंडीशन जो है ना ये दोनों कंडीशन क्या होगी, वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये है कि सेक्शन 7 जो है ना वो इसके ऊपर जो है ना वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, इन दिस केस में। डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो ना वीडियो अच्छी लगी होगी। डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपने इस वीडियो को आपने जाना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जो है आपने शेयर करनी है, उन लोगों के साथ शेयर करनी है जो कि इंस्पेक्टर लैंड रेवेन्यू के लिए जो है वो तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो इस फ्रीली अवेलेबल कंटेंट जो है यूट्यूब पे अवेलेबल है उससे जो है वो फ़ायदा जो है उठा सके। और आपके कमेंट बॉक्स में जो है आपने ज़रूर अपने राय का इजहार करना है कि आपको जो है वीडियो कैसी लगी। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड, तो आप ज़रूर जो है आप कमेंट बॉक्स में जो है पूछिएगा, मैं इसका जो है वो आंसर दूंगा। और मैं हमेशा जो है वो क्वेश्चन को जो स्टूडेंट रेस करते हैं, मैं इसको हमेशा इनको इनकरेज करता हूँ, इनको अप्रिशिएट करता हूँ। तो आपका कोई क्वेश्चन बनता है, आप ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में जो है वो लिखिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। दुआओं में याद रखना और अल्लाह हाफ़िज़।